अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने वो चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हम फर्दर उससे आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मौजूद हैं, इवन के सारे सब्जेक्ट्स की मौजूद हैं। आप वहाँ जाके वीडियोस आराम से देख सकते हैं और पेपर की तैयारी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ़ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स। अब पाकिस्तान में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जो है मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास जो क्रॉप इज़ राइस। राइस जो है इज़ अ खैरिफ क्रॉप डैट रिक्वायर हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, एबंडेंट रेन एंड रिच सॉफ्ट सॉइल। यानी कि हमने लास्ट वीडियो में खैरिफ और रबी क्रॉप के बारे में डिस्कस किया था कि एक समर में और एक ऑटम, जिसका मतलब था वो उन मौसमों में बड़ी होती हैं, ग्रो होती हैं। तो जो चावल है वो खैरिफ क्रॉप है और इसको बड़े होने के लिए, चावलों को पकने के लिए या चावल को बड़े होने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। सेकंड चीज़ आती है एबंडेंट रेन, के एक हद तक बारिश हो जाए जिससे हमारी फसलें जो हैं वो बड़ी हो जाएं। और हमारे पास एक सॉफ्ट रिच सॉइल यानी कि ज़रख़ेज़ मिट्टी होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए, जिसमें हमारे चावल को ईज़िली ग्रो करवा सके। सो ये था रेन। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताती चलूँ, आपके लास्ट ईयर में जियोग्राफी के पेपर में इन क्रॉप्स में से क्रॉप्स पूछी गई थी कि शुगर केन कौन सी क्रॉप है, कॉटन कौन सी क्रॉप है, या वीट कौन सी क्रॉप है, और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखो। तो ये जो आपका क्रॉप वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने अच्छे से समझ के करना है। अब जैसे हमने राइस का पढ़ लिया, राइस कौन सी क्रॉप है, खैरिफ क्रॉप है, और उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, रिक्वायर होती है बड़े होने के लिए। सेकेंड हमारे पास इंपॉर्टेंट क्रॉप है वीट। वीट क्या है? वीट गंदम से आटा बनता है और ये इंपॉर्टेंट क्रॉप है और ये रबी क्रॉप है। ये आपने याद रखनी है क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पहले वो देखो, देन आपको समझ आएगी कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। रबी क्रॉप और खैरिफ क्रॉप। रबी कौन सी है, खैरिफ कौन सी है, उन सब के नाम अलग अलग एक टेबल बना के उसको सॉल्व करो, ठीक है। अब वीट जो है रबी क्रॉप है, डैट रिक्वायर लेवल्ड सॉइल। इसको मतलब एक हद तक अच्छी लेवल्ड जो ज़मीन होती है, मट्टी होती है, उसकी ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में 2/3 ऑफ वीट इज़ इरिगेटेड बाय कैनाल वाटर। पाकिस्तान में जितनी भी हम गंदम उगाते हैं ना, उसमें 2/3 जो है वीट, उसको कैनाल वाटर से इरिगेट किया जाता है। इरिगेटेड मतलब पानी लगाया जाता है। जैसे अगर हम गांव में जाएं तो वहाँ फसलें लगी होती है, शहरों में तो कोई फसलें नहीं लगी होती ना। तो गांव में जाएं वहाँ पे ट्यूबवेल वेल सब कुछ लगा होता है, तो वो खोल देते हैं और सारा पानी फिर फसलों को लगता है। तो ये लिखा हुआ है, सो द वीट क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन 5 मिलियन, ये क्या है, हेक्टेयर। यानी कि अब जो वीट है उसको उगने के लिए हमारे पास 5 बिलियन हेक्टेयर, यानी कि वो हेक्टेयर का मतलब होता है उतनी ज़मीन जिसमें हम खेतों फसलों को उगा सकें। So in area where canal water is not available, it is grow where heavy seasonal rain is expected. अच्छा, वो एरिया जहाँ पे कैनाल वाटर नहीं होता वहाँ पे फिर हम वहाँ उगाते हैं गंदम को जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये था आपका वीट का आपको पता हो कि ये रबी क्रॉप है और पाकिस्तान में 2/3 जो है वो वीट वो इरिगेटेड होती है कैनाल वाटर से। और जहाँ कैनाल वाटर नहीं होता वहाँ पे हम उन जगह पे उगाते हैं जहाँ पे बारिश, सीजनल बारिश ज़्यादा होती है। जैसे मानसून की बारिश ज़्यादा हो गई तो फिर हमारी गंदम को जो है पानी ज़्यादा लग जाएगा। सो ये था। अगली है हमारे पास मेज़, जिसको कहते हैं छल्ली वगैरह, या इसको हम कहती है मकई, ठीक है। मेज़ इज़ अ खैरिफ क्रॉप। ये कौन सी क्रॉप है? खैरिफ। दैट ग्रो इन प्लेन, ये प्लेन एरियाज़ में, यानी कि एक प्लेन एरिया और एक माउंटेन एरियाज़ हैं। सो जो प्लेन एरिया होता है ये जो है हम लोग वहाँ पे उगाते हैं। इट इज़ यूज फॉर फूड, ये खाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। एंड एनिमल फूडर, एनिमल फूडर मतलब ये जानवरों का जो चारा होता है जो भैंसें खाती हैं, ये हम उसके लिए भी, इसके जो पत्ते वगैरह होते हैं ये वो भैंसें खाती हैं। तो ये था मेज़। और उसके बाद आता है कॉटन। कॉटन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप, और कॉटन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपर में ज़्यादातर यही आता है। सो कॉटन एक कैश क्रॉप है, इज़ अ कैरिफ क्रॉप, कॉटन एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप की तरह इंपॉर्टेंट है, बट कॉटन जो है हमारे पास खैरिफ क्रॉप है, ठीक है। विच रिक्वायर्ड लैंड, इसको ज़मीन की ज़रूरत होती है। डैट हैज़ गुड ड्रेनेज फैसिलिटीज़, जहाँ पे जो ड्रेनेज का सिस्टम है, जो
फैक्ट्री से पानी निकल रहा है, वो इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पाकिस्तान प्रोड्यूस 5% ऑफ द वर्ल्ड टोटल कॉटन, यानी कि पाकिस्तान कितनी कॉटन को प्रोड्यूस करता है, जो कॉटन पूरी दुनिया में जाती है, 5%। सो एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट अ हॉट एंड ड्राई वेदर इज़ रिक्वायर्ड। जब हम इसको जब ये हो रही होती है, हार्वेस्ट हो रही होती है, यानी कि जब इसकी कटाई वगैरह हो रही होती है, इसको तोड़ा जा रहा होता है, निकाला जा रहा होता है, तो हमें जो गर्म और ड्राई वेदर की ज़रूरत होती है। तब जब गर्म हो जाता है वेदर, जब गर्मी आ जाती है शदीद, तब हम इसको उतारते हैं। सो कॉटन क्रॉप्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल। कॉटन क्रॉप्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल एंड बनास्पति घी, यानी कि जो घी हम यूज़ करते हैं या टेक्सटाइल रॉ मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो कॉटन्स का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये याद रखना है कॉटन का, कि कॉटन, अब पहले हमने राइस पढ़ा है, राइस कौन सी क्रॉप है? खैरिफ क्रॉप है, खैरिफ। उसके बाद हमने पढ़ा है वीट, वीट कौन सी क्रॉप है? रैबी क्रॉप है। मेज़ खैरिफ क्रॉप है, कॉटन खैरिफ क्रॉप है। और कॉटन कितने % पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है? ये कब हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि इसकी कटाई कब की जाती है, और इससे हम कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं? रॉ मटेरियल, बनास्पति घी मैन्युफैक्चर के लिए, टेक्सटाइल के लिए, तो ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। आखिरी हमारे पास जो मेन क्रॉप है डैट इज़ शुगर केन, जिसको हम गन्ना कहते हैं, गन्ना। तो शुगर केन इज़ आल्सो है खैरिफ क्रॉप, ये भी खैरिफ क्रॉप है। हमारे पास अभी तक सिर्फ रैबी क्रॉप जो है वो एक ही आई है। ठीक है, शुगर केन इज़ आल्सो अ खैरिफ क्रॉप दैट नीड ड्राई वेदर। शुगर केन किस मौसम में उगता है? ड्राई वेदर में। इट इज़ प्लांटेड इन एरिया वेयर देयर इज़ प्लांटी ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। ये उस एरिया में प्लांट किया जाता है जहाँ पे एक हद तक पानी इरीगेटेड किया जाए। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है कि इंपॉर्टेंट क्रॉप्स पाकिस्तान में कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन सी क्रॉप्स से रैबी क्रॉप कौन सी है, खैरिफ क्रॉप कौन सी है, और फर्दर उनका क्या काम है, वो कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट एक वीट और एक कॉटन है, वो अच्छे से आपने समझ लिया। उसके बाद आगे आ जाओ, हमारे पास एक चेक पॉइंट है, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ज़्यादातर में भी इसमें से भी आ सकते हैं। नेम सम क्रॉप्स ग्रो इन पाकिस्तान। अब आप बताओ पाकिस्तान में कौन कौन सी क्रॉप्स उगती हैं? अभी हमने पढ़ा है राइस, वीट, मेज़, शुगर केन, कॉटन, और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं वो भी बताना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है नेम टू इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ एग्रीकल्चर। ये कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है और कौन कौन सी इकोनॉमिक बेनिफिट है। उनके 2 नाम, सिर्फ शॉर्ट है तो 2 नाम वो जो मैंने कल आपको बताए थे, 3 पढ़े थे हमने, उसमें से 2 आप लिख दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम जो फसलें उगाते हैं किस किस मेथड से उगा सकते हैं। ठीक है, सो द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड। तो हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल मेथड है जो गाँव हाथ में पुराने ज़माने का मेथड इस्तेमाल किया जाता है, और एक है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है तो अब मशीनों के ज़रिए फसलें या खेतों में काम किया जाने लगा है। तो ये 2 मेथड हैं, एक मॉडर्न और एक ट्रेडिशनल। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड को पढ़ते हैं कि ये मेथड है क्या। Given below are some of the traditional method that are still used in different part of the world. ट्रेडिशनल मेथड आज भी बहुत सारे इलाकों में, दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब जिसमें सबसे पहला हमारा है एग्रो फॉरेस्ट्री, ये ट्रेडिशनल मेथड है। तो ये आपने याद रखना है कि हाउ मेनी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर वी हैव, देयर आर 2 मेथड्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। अब ट्रेडिशनल के कौन कौन से पार्ट हैं वो भी आपको पता हो, और मॉडर्न के कौन कौन से पार्ट हैं वो भी आपको पता हो। ठीक है, अब हमारे पास पहला है एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या होती है? इस मेथड में ट्री आर ग्रोन ऑल अराउंड द क्रॉप क्रिएटिंग अ माइक्रो क्लाइमेट। मतलब एग्रो मतलब फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री से आप समझ लो फॉरेस्ट। जहाँ पे हमने कोई भी फसल लगाई है ना, हम उसके इर्द गिर्द क्या लगा देंगे? दरख्त लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? ताकि क्रिएट कर सके माइक्रो क्लाइमेट, एक हद तक वो एक ऐसा क्लाइमेट बना सके जिससे हमारी फसलें जो हैं वो अच्छी उग सकें। अब क्या ये मेथड क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये मेथड इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, एंड प्रोवाइड शेड, और अपनी फसलों को धूप से बचा सकें। डायरेक्ट सनलाइट उस पर ना पड़े, चाहे हवा चले चाहे बारिश आए, तो पहले आगे पीछे दरख्त होंगे तो हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इट एनेबल द फार्मर टू गेट मल्टीपल प्रोडक्ट। सो इसकी वजह से फार्मर्स को मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लाइक खाना भी मिल जाएगा, टिम्बर भी मिल जाएगा, फायरवुड यानी कि लकड़ी, आग जलाने के लिए लकड़ी भी ईजिली मिल जाएगी। सो इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल। अगर हम दरख्त साइडों पे लगाएंगे तो उससे हमारी ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ भी हो जाएगी, जिससे जो
रिस्टोर द नाइट्रोजन फैसिलिटी को हम स्टोर कर सकेंगे, जिससे हम लोग सॉइल एरोजन यानी कि जो मिट्टी ख़राब हो जाती है उसको भी कम हो जाएगी वो, और डिसवर्सिफाइंग क्रॉप्स भी हो जाएंगे। सो आर एग्रो फॉरेस्ट्री जनरेट हायर इनकम फॉर फार्मर्स। जो किसान ये वाला काम करते हैं यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं तो वो पैसा बहुत कमाते हैं। ठीक है, तो ये आप बेशक इसको विंड एंड रेन तक याद कर लो, और इसके बाद ये कर लो कि फार्मर इससे क्या क्या रिस्टोर कर सकते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलिटी स्टोर कर सकते हैं, वुड टिम्बर फायरवुड, बस। और इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस इसमें ये याद रखना कि एग्रो में हम लोग अपनी फसलों के इर्द गिर्द जो है वो दरख्त लगाते हैं, क्योंकि ताकि हम माइक्रो क्लाइमेट को क्रिएट कर सकें यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें, अपने पौधों अपनी फसलों को धूप से डायरेक्ट धूप ना पड़े, अगर हवा चल रही है बारिश हो रही है तो डायरेक्ट उस पर असर ना पड़े, जिससे हमें मल्टीपल चीज़ें हमें मिल सकती हैं। ये था हमारा ट्रेडिशनल पहला मेथड। सेकंड मेथड है क्रॉप रोटेशन। रोटेट मतलब घूमना, क्रॉप को घुमाना। अब ये क्या है? सो क्रॉप रोटेशन का मतलब है ग्रो डिफरेंट क्रॉप ऑन द सेम लैंड इन डिफरेंट सीज़न। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ये हमारी जो है ज़मीन है, ठीक है। मैंने सर्दियों में यहाँ मूली और जो भी चीज़ें हैं वो मैंने उगा दी। जब गर्मियाँ आएंगी तो मैं ये चीज़ें निकाल लूँगी, मूली शूली जो भी मैंने सर्दियों में लगाया, और उसी ज़मीन पे उसी जगह पे गर्मियों वाली सब्ज़ियाँ मैं लगाती जाऊँगी। ये हुआ ना रोटेट, सर्दियों में कुछ गर्मियों में कुछ, यानी कि सब्ज़ियाँ मैं चेंज कर रही हूँ लेकिन मौसम के लिहाज से, तो ये कहलाएगा क्रॉप रोटेशन। ठीक है, सो एक ही ज़मीन है लेकिन मैं क्रॉप गंदम अगर फसलें जो हैं वो अलग अलग कर रही हूँ। सो दिस मेथड प्रिजर्व द सॉइल प्रोडक्टिविटी। ये अब देखो ज़मीन तो एक ही थी, फसलें हम अलग अलग लगा रहे हैं, तो उससे क्या है हमारी ज़मीन जो मिट्टी है ज़मीन की वो अच्छी होगी। रिड्यूस पेस्ट जो वो लग जाते हैं उस फसलों को, कीड़े लग जाते हैं तो कीड़े नहीं लगेंगे इस तरह। मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ केमिकल, हम थोड़ा कम केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, मैक्सिमम यील्ड इस्तेमाल करेंगे। रिड्यूस रिलायंसेस ऑन वन सेट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड डेवलपिंग वीट, तो मतलब ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी अगर हम ये काम करेंगे तो आपने इसमें याद ये करना है कि क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, एक तो ये। दूसरा इसमें याद करना है कि हम इससे क्या क्या चीज़ें क्या कम, इस मेथड से क्या प्रिजर्व हो सकता है, ये यहाँ से ये पूरा याद करना है आपने, क्योंकि ये इससे हमारी मिट्टी ये हो सकती है, कीड़े नहीं लग सकते, क्या और रिड्यूस हो सकता है, तो ये अच्छे से आपने समझ के इसको याद करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ट्रेडिशनल मेथड है वो है इंटर क्रॉपिंग, यानी कि मिक्स क्रॉप। सारी जो फसलें जो उगा रहे हैं हम मिक्स उगा रहे हैं, आलू मटर प्याज सब एक साथ ही लगाया हुआ है। तो व्हेन फार्मर ग्रो 2 और मोर क्रॉप एट द सेम टाइम, जब एक किसान एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाएगा वो कहलाएगा मिक्स क्रॉपिंग। सो दिस हेल्प इन फुली यूजिंग द रिसोर्सेज, ये पूरा हमें हेल्प करेगा रिसोर्सेज के लिए जो कि एक लैंड है, ऑफर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर यील्ड, से एक ही ज़मीन से हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर क्रॉपिंग, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इंटर क्रॉपिंग की टाइप्स आई हैं। व्हेन मिक्स क्रॉप आर प्लांटेड, जब भी हम एक ही जगह पे मिक्स क्रॉप्स लगाएंगे वो कहलाएगा मिक्स इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, व्हेन क्रॉप आर ग्रोन इन अ नंबर ऑफ रो, जब एक रो में हम गंदम उगाएंगे वो कहलाएगा रो क्रॉपिंग। ठीक है, व्हेन क्रॉप दैट मेच्योर एट अ डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर, कुछ फसल जल्दी मेच्योर हो जाएगी, कुछ जल्दी बड़ी हो जाएगी, कुछ स्लो रहेगी। सो जो जल्दी डिफरेंट टाइम पे मेच्योर होगी, लेकिन प्लांट एक साथ किया था, मैंने यहाँ आलू लगाया, प्याज लगाया, टमाटर मटर, दो चीज़ें जल्दी बड़ी हो गई हैं, दो छोटी रही हैं, लेकिन लगाई मैंने चारों एक साथ थी, ये कहलाएगा टेम्पोरल इंटर क्रॉपिंग। मतलब टाइम के साथ साथ वो टाइम लेती है बड़े होने में, तो ये टेम्पोरल। उसके बाद इस मेथड में वन क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड बिफोर द अदर क्रॉप। इस मेथड में ये होता है कि हम लोग जो फसलें उसको निकालते हैं, उसकी कटाई करते हैं एक टाइम पे एक, जब दूसरों से पहले। ये मेथड हेल्प करता है हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्रिएट करने में, और कंट्रोल करता है, पेस्ट कंट्रोल यानी कि कीड़ा लगने को कंट्रोल करता है, कीड़े नहीं लगते हमारी फसलों को फिर। एंड इट रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ विड, और इससे कम होता है जो विड की ग्रोथ होती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद करना है इंटर क्रॉपिंग है क्या और इसकी कौन कौन सी टाइप्स है। पहली टाइप हमने पढ़ी है मिक्स इंटर क्रॉपिंग। मिक्स इंटर
इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि सारे क्रॉप्स हमने एक साथ मिक्स लगाए। उसके बाद रॉ क्रॉपिंग मतलब एक लाइन में हमने जो क्रॉप किया वो रॉ क्रॉपिंग कहलाएगी। फिर टेम्पोरल इंटरक्रॉपिंग हमने पढ़ा, यानी कि सारी फसलें एक साथ तो लगाई थी लेकिन कुछ जो जल्दी मैच्योर हो गई हैं तो उसको हम अलग से हार्वेस्ट कर लेंगे, वो कहलाएगा टेम्पोरल इंटरक्रॉपिंग। और ये हम मेथड कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को क्रिएट करने के लिए और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसकी नेक्स्ट हमारे पास टाइप है पॉलीकल्चरल। पॉलीकल्चरल इस मेथड में वेरिड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड कल्टिवेटेड इन द सेम एरिया ऑफ फील्ड, मतलब प्लांट के डिफरेंट टाइप्स हम जो हैं वो स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एक ही जगह पे कल्टिवेट करते हैं। ये मेथड हमें हेल्प करता है ये वीड कंट्रोल करता है वीड को। अब वीड क्या है, वीड जो घास उग जाती है, एक्स्ट्रा घास उग जाती है, तो ये उसको कहा जाता है वीड, तो ये उसको भी कम करता है। उसके बाद एक मिनट वेट रिड्यूस उसको कम करते हैं डिजीज़ एंड पेस्ट विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल। तो ये एक तो इस मेथड से ये भी होता है कि हमारा जो कीड़ा नहीं लगता फसलों को, हम केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं करते। सो इट इंक्रीज़ द यील्ड एंड शोइंग बिकम फास्टर, ये इंक्रीज़ होता है यील्ड और हमारी जो फसल है वो फास्टर उगती है। बट द हार्वेस्टिंग बिकम स्लो, लेकिन जो फसलें हैं, जो हार्वेस्टिंग का काम है वो थोड़ा स्लो होता है, यानी कि कटाई का काम थोड़ा स्लो होता है। अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड, मतलब इस मेथड के लिए हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें हमने मल्टीपल स्पीशीज़ लगाई हैं प्लांट की इस वजह से। और ये क्या क्या काम करेगी, क्या क्या कंट्रोल करेगी, कीड़े लगने से बचाएगी, जो घास है उससे बचाएगी, जो जहरीली घास निकल रही है उससे, तो ये है इसका। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, इस मेथड में फार्मर्स पानी को स्टोर करते हैं। पानी कौन सा, जो बारिश का पानी होता है। अब जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये बना हुआ है ना आपके सामने भी, यहाँ पानी स्टोर है और जब पानी स्टोर हो जाएगा तो यही पानी फसलों को जाएगा। ठीक है, इरिगेट होगा फील्ड में। दे स्टोर इट बाय यूजिंग स्लोपिंग रूफ, लाइक ये छतों पे ऐसी सिचुएशन बना देंगे कि वहाँ पे ये पानी वो हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, लाइक स्ट्रक्चर लीडिंग द वाटर इनटू द वेल, या फिर कुएँ वगैरह होती हैं जो गांव में, ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, वहाँ पे वाटर इज़ आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द स्ट्रीम एंड रिवर, और पानी को और भी कलेक्ट किया जाता है नदियों से, नालों से, जब मानसून की बारिशें होती हैं तब, और फिर इसको फसलों पर लगाया जाता है। ये कहलाता है वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि हम पानी को स्टोर करते हैं एंड देन उसको फर्दर करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग क्रॉप आर ग्रोन यूजिंग नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मेथड, यानी कि ऑर्गेनिक में हम लोग ये गंदम को, फसलों को उगाते हैं लेकिन जो कुदरती कीड़ा लग जाता है उसको कंट्रोल करने के मेथड से, एंड बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र से। केमिकल ऑफ एनी काइंड, केमिकल किसी भी काइंड का हो सकता है, लाइक पेस्टिसाइड्स है एंड फर्टिलाइज़र आर नॉट यूज्ड एट ऑल। हम लोग यहाँ पे इन ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते। और जो ऑर्गेनिक फॉर्म नेचुरल मेथड होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि लेडी बर्ड इज़ यूज टू कंट्रोल एन अल्फाल्फा वीविल, यानी कि ये जो अल्फाल्फा वीविल जो पौधों पे लग जाती हैं फसलों पे, तो उसमें लेडी बर्ड, जब आप फसलों पर जाओगे तो हमें लेडी बग्स बहुत नज़र आती हैं, वो ये काम करती हैं। द यूज़ ऑफ नेचुरल मेथड, ताकि हमारी फसलें जो हैं अच्छे मेथड से बढ़ी हों। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग ये भी है कि जो खाद वगैरह डालते हैं हम फसलों को, उससे हमारी फसलें बहुत ज़्यादा, या चूना हो गया, जो सोडियम वगैरह वो भी डालते हैं जिससे हमारा वो जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे उगती हैं, बड़ी होती हैं। तो ये था ऑर्गेनिक फार्मिंग और इसको आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न मेथड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये ट्रेडिशनल मेथड है इसकी सारी टाइप्स को, जो ये काम करती हैं, क्या क्या काम है, क्या क्या फैसिलिटेट करती हैं, सारा एक पेज पे लिखो एंड देन इसको समझो और फिर इसको याद करो, इंशाल्लाह हो जाएगा।